एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 अब जो है बहुत जोरों शोरों से इसकी प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जानी चाहिए। और अगर आप स्कूल का सिलेबस देखेंगे, अपने ट्यूशन का सिलेबस देखेंगे, कोचिंग का सिलेबस देखेंगे, वो भी बहुत तेजी से अब खत्म हो रहा है। अब देखा जाए तो सितंबर मंथ भी गया, अगस्त मंथ की तरह और जुलाई मंथ की तरह, और अब हम अक्टूबर मंथ के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहां पर दिवाली, दशहरा, ये सब चलता रहता है। बहुत सारे फेस्टिव सीजन है। लगभग देखा जाए तो 8 या 9 दिन की तो हमारी छुट्टियां वैसे लग जाती हैं, और 8 या 9 दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई से दूर नहीं होना है पहले तो। दूसरी बात ये कि व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 प्रिपरेशन। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या कोई स्टेट बोर्ड से, वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो अब आपको फॉलो करनी चाहिए फ्रॉम द अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड्स। अभी भी टाइम है, स्टिल यू हैव टाइम, जहां पर आप अक्टूबर मंथ से अपना एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। अक्टूबर मंथ से व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स जो कि अब आपको रखने हैं अपने दिमाग में, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें नहीं, वो इस वीडियो के माध्यम से चलिए पता करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब एक जो है ना प्री बोर्ड, जैसे जैसे अब आप दिसंबर मंथ की तरफ बढ़ेंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कीवर्ड जो है आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, परेशान करना शुरू कर देगा। स्कूल्स में, आपके ट्यूशन सेंटर पर, आपके खुद के दिमाग में प्री बोर्ड एग्जाम रिलेटेड बातें चलने लगेंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कीवर्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। व्हाट आर दी डोंट्स पहले इसमें ये बता देता हूं, बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। और इस पर कभी भी ऐसा ना सोचे कि यार लास्ट मिनट में इसको हम कर लेंगे प्रिपेयर। अरे यार इंटरनली तो है, कर लेंगे। अभी ये तो इंटरनल होने हैं, अभी एक्सटर्नल एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम हमारे जो एक्सटर्नल होते हैं, जो जिसका मेन डर रहता है, वो तो नहीं है। ये तो प्री बोर्ड है, टीचर से सेटिंग कर लेंगे, काम बन जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सीरियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपको आपकी एग्जैक्ट तस्वीर दिखा पाएंगे कि आप कितने पानी में है, कितने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है। तो यहां पर रियल बोर्ड एग्जाम जैसा अब आपको सिनेरियो मिलने वाला है। इसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाएंगे, अपने वीक एरियाज जो है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आपको सैंपल पेपर्स, इसके लिए जो भी कुछ लगे ना, चाहे वो सैंपल पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे एनसीईआरटी पढ़नी हो, वो सब कुछ करना है जैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, मुझे 5-6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे प्री बोर्ड्स अलाइंड है, मेरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर्स, ये जरूर से जरूर देखना। देखो, जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर्स अटेंड करते हैं, इसी तरीके से आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी सैंपल पेपर्स अटेंड करने पड़ेंगे। इनको उसी तरीके से सीरियस लेना जैसे आप बोर्ड एग्जाम को लेते हैं। दूसरा पॉइंट, स्मार्ट रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी एंड स्टडी मटेरियल। देखिए, एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जिसको बाइबल, कुरान, गीता माना जाता है बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए, या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए, जहां पर ये सभी सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर पढ़ रहे हैं। इसको कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन भाई सफल केवल वही हो पाते हैं जिसको ये पता होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी की बात करूं, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी निपटा दिए भाई। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो पहले पढ़नी है, बाद में रेफरेंस बुक या कोई और जो अदर बुक्स है उनका नंबर आएगा। एनसीईआरटी के अंदर जितना भी आपका इंटेक्स क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जांपल्स है, जितनी भी एक्सरसाइज है, किसी को एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके अलावा जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितने भी डेफिनेशन है, लॉज है, फॉर्मूले हैं, एग्जांपल्स हैं, फिगर्स है, वो सभी एनसीईआरटी के आपके दिमाग में होनी चाहिए, किसी भी चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद आपको एक स्टडी मटेरियल पर भी फोकस करना है। ऐसा ना हो कि यार मेरा एनसीईआरटी खत्म नहीं हुआ, मैंने दूसरी रेफरेंस बुक उठा ली, दूसरी रेफरेंस बुक उठाई और वो खत्म नहीं हुई, तीसरी उठा ली। हाँ, अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी आप पहली लाइन में पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक के लिए, दूसरी लाइन में पढ़ रहे हैं, और फिर तीसरी लाइन में समझ में नहीं आता है कि यार यहाँ क्या लिख दिया, एकदम से पहली और दूसरी लाइन में चली जाती है दिमाग से। एनसीईआरटी इसलिए थोड़ा सा लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक के लिए, तो आप उसके लिए, उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर रेफरेंस, दूसरी जो रेफरेंस बुक है ना, अदर रेफरेंस बुक्स, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना जो भी एग्जाम के अंदर लाइनें लिख कर आएंगे आप, वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगी और एनसीईआरटी की ही लाइनें होंगी, वही एग्जांपल्स, वही फिगर्स आप अपनी पेपर के अंदर छाप के आएंगे। इसके बाद डोंट रिफर टू मेनी रेफरेंस बुक्स अननेसेसरली, फालतू की यार 4-5 बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक एनसीईआरटी और एक ऐसी बुक जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें आपको पढ़ने से एकदम समझ में आ जाता है, वो रख लेना, ठीक है। हाफ हार्टेड रीडिंग नहीं करनी है भाई एनसीईआरटी में, बिल्कुल भी हाफ हार्टेड मत करो। अगर लग रहा है यार ये टॉपिक अभी एक बार में से पढ़ने में समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में भी नहीं आ रहा, तो भाई चौथी बार अपनी जो दूसरी रेफरेंस बुक है उसको आप रेफर कर लो। लेकिन मेक श्योर करना एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से दिल से पढ़ो। फिर इसके बाद दिल से जुबान तक
क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर्ड सैंपल पेपर प्रैक्टिस। तो जो सैंपल पेपर है ना, उसकी बहुत ही ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो कि ऐसे ही सैंपल पेपर उठाने, ये बोलना सही रहेगा। कहीं भी किसी भी मार्केट से, किसी भी पब्लिकेशन से, किसी भी अपने दोस्त से, मित्र से, जो भी ले, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, बहुत से सैंपल पेपर ऐसे हैं मार्केट के अंदर कि भाई किसी चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक है और उस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर दिया ही दिया है। तो एक सैंपल उस वो एक क्वेश्चन ही होगा उस चैप्टर से। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, सीबीएसई सैंपल पेपर से के अनुसार ही बने हुए हों वो सैंपल पेपर जिनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर उस एक चैप्टर से 4 टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हो गए और ये चैप्टर्स हो गए। तो आप ये जरूर करें कि आर 4 सैंपल पेपर आपने पढ़ लिया, उनसे प्रैक्टिस कर ली, पढ़े तो नहीं आते, प्रैक्टिस करी जाती है। 4 आपने सैंपल पेपर करे, तो वहां पर ऐसा हो कि पहले टॉपिक से, पहले सैंपल पेपर में टॉपिक 1 से सवाल, दूसरे सैंपल में टॉपिक 2 से, तीसरे सैंपल में टॉपिक 3 से और चौथे सैंपल पेपर में टॉपिक 4 से, और फिर से टॉपिक 1 2 3 ऐसे रिपीट हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, प्रोग्रेसिव वे में लर्निंग। इससे क्या है, सैंपल पेपर ही रिवाइज करा देता है हर एक कॉन्सेप्ट को आपका, जो भी चैप्टर से रिलेटेड है। और इसी के अलावा सीबीएसई पैटर्न मैंने बता दिया, वही उस सैंपल पेपर में मोहर लगी होनी चाहिए, छपा होना चाहिए कि भाई ये सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आंसर राइटिंग स्किल पर ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जब भी आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें तो आप ये देखिएगा, जब उनके क्वेश्चन के आंसर होंगे ना, जो सॉल्व वाले सैंपल पेपर होंगे, वहां पर ये बात बहुत ध्यान से ऑथर या राइटर लिखते हैं कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंटर तो वहां पर वो हाईलाइट करें, जिससे कि एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि बच्चे ने पढ़ा है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है और उसको 3 नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ाने की कोशिश करो। इट्स नॉट लाइक कि आपको सैंपल पेपर पढ़ना है, भाई दिल से प्रैक्टिस करनी है। यहां भी मैं दिल वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, दिल से प्रैक्टिस करनी है। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं करने हैं, रिपीटिशन अवॉइड करना है। लग रहा है कि पहले सैंपल पेपर में 80 नंबर का, एग्जाम्पल के तौर पर 80 नंबर का कोई पेपर है या 70 नंबर का कोई पेपर है या 100 नंबर का कोई पेपर है, आपके आगे यहाँ पर 40 नंबर। तो भाई वापस से उसको अटेम्प्ट मत करो, बस उसका एक बार एनालाइज कर लो कि क्या वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके निकल कर आए हैं। आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर कि 40 नंबर पर और काम करने की जरूरत है। दूसरे सैंपल पेपर में हो सकता है 30 आ जाए, समझ में आ गया कि यार 30, तीसरे सैंपल पेपर में हो सकता है 35 नंबर जाए, हो सकता है। अब आपको यहाँ तक ये समझ में आ जाएगा कि यार 30 से 40 का मेरा वेरिएशन आ रहा है, अब इसको कैसे कवर करना है। अब उसके लिए आपको उसकी जो एनालिसिस है वो करनी है, अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से सवाल मेरे गलत हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, अगर इस तरीके का आपका सैंपल पेपर डिजाइन है तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और तभी आप अपना जो चौथा सैंपल पेपर होगा उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस बोर्ड एंड कॉम्पिटेटिव। देखो ये एक ऐसा टाइम आने वाला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम का जो दर्द है वो ज्यादा होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का थोड़ा कम। लेकिन बहुत से टॉपर्स बच्चे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इवन जैन और फैब के अंदर उन्हें यह पता होता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो मुझे पढ़ना ही है, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ये टॉपिक तो मुझे निपटाना ही है, ये टॉपिक तो पढ़ने ही है। तो ये जरूर मेक श्योर करना, जैसे सीयूटी एनपैट है या कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन है जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड है, जहां पर वर्बल एबिलिटी वीए और जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मेरा प्लान ये है, जहां पर वर्बल एबिलिटी और गैट का सेक्शन या फिर ये जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन ये मुझे प्रिपेयर करना है। इन केस इफ यू गाइज वांट me to make that particular study plan for the October and December month, from the October to December, तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, हम बना देंगे। हमेशा डेली स्लॉट दो अपने, ठीक है, इवन ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन सीजन एज वेल। इंग्लिश और जनरल टेस्ट या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आप जरूर से जरूर ध्यान दें। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं डोमेन टेस्ट के लिए या फिर एनसीईआरटी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, इंटीग्रेट सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट, कोशिश ये करें कि यार अक्टूबर से दिसंबर मंथ के अंदर कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट आप लगाते रहे वर्बल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें कि बोर्ड एग्जाम के चक्कर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम कतई छोड़ दिए हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में बोर्ड एग्जाम कतई छोड़ दिए हैं। ये समय ऐसा हो सकता है कि जब आप 7:3 में लेकर चलते हैं, इससे पहले समय था कि आप 5:5 में लेकर चल लेते, उससे पहले समय था कि भाई आप यहाँ पर 6:4 में लेकर चल रहे थे। तो इस तरीके से ये रेशियो बदलना चाहिए बोर्ड एग्जाम और सीयूटी या फिर बोर्ड एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो रेशियो है ना प्रिपरेशन का, वो एनालिसिस जरूर करनी है। बार बार बोल रहा हूं, एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आपके देखिए मोटिवेशन, मेंटेनिंग इंटरेस्ट। बहुत जगह ऐसा होता है कि यार बोरियत आ जाती है पढ़ने में, बहुत जगह इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत जगह लगता है कि यार बाहर पटाखे फूट रहे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा,
बहुत जगह लगता है यार जा रहे हैं रेडी मारने अपने दोस्तों के साथ, यार मेरे दोस्त का फ़ोन आया या मैसेज आया कि यार चलो आज तो कहीं बाहर चलते हैं। तो भाई देखो ऐसी चीज़ें होंगी। बार-बार मन करेगा पढ़ाई से हटने का, लेकिन उसकी एक दवा यही है, आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जो कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है या फ़ेवरेट टॉपिक है। आपको लग रहा है नींद आ रही है, आपको मैथ्स के सवाल लगाने अच्छे लगते हैं, भाई मैथ्स के सवाल लगा लेना, नींद नहीं आएगी। आपको लग रहा है सुबह उठकर क्या पढ़ूं, मैं रिवाइज करता हूं तो नींद आने लगती है। अब ठंड का सीजन वैसे ही आ जाएगा, ठंडों में मुझे रजाई में बैठे बैठे मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, नींद आने लगेगी। तो भाई उस ठंड को मारना है, अपने शरीर को थोड़ा कस देना है, क्वेश्चन लगाने शुरू कर देना मैथ्स के, अकाउंटेंसी के, या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ने लगना कि भाई जो जिसमें आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। बिना बैठे तो वो काम हो ही नहीं सकता। कोशिश यही करना कि आप बैठ के ही पढ़े, लेट कर ना पढ़े। लेट कर पढ़ोगे तो भाई उबासी आ जाएगी, आप आलस आने लगेगा, मोटिवेशन चला जाएगा, नींद आ जाएगी। ठीक है। और हमेशा जो भी आप एक कंप्लीट करें, रिवीजन हो चाहे कोई टॉपिक हो, अपने को रिवॉर्ड दें। कैसे दे सकते हैं? आपने यहाँ पर बना लिया कि भाई यार अक्टूबर मंथ का 1 से 31 तारीख का ये स्टडी प्लान है। वीक 1 में मुझे ये टॉपिक खत्म करने हैं, वीक 2 में ये एक टॉपिक खत्म करने हैं। एक चार्ट ले लेना, रंग-बिरंगे से जो चार्ट आते हैं, वहाँ पर आप वीक 1 का आपने प्लान बना लिया, उसको ऐसे काट देना। भाई बहुत मजा आता है उसको देखने में कि भाई मेरा एक टास्क तो कंप्लीट हो गया। फिर वीक 2 का खत्म हो गया। हो सकता है 1 या 2 टॉपिक जो हैं उन पर आप ऐसे थर्गल मार्क कर दो, मतलब ये नहीं हुआ है तो वीक 3 में वो बैकलॉग कवर होगी। लेकिन बैकलॉग जरूर कवर करनी है, बट हाँ, मार्किंग द क्रॉस या फिर कंप्लीटिंग द टास्क एंड रिवॉर्डिंग आवरसेल्फ इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। इसके बाद कभी भी अपने आप को पुश मत करना कि यार मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना, बिना देख के पढ़ रहा हूँ। ऐसा आइंस्टीन बन गया हूँ पढ़ते पढ़ते कि भाई मेरे बाल दाढ़ी सब कुछ बड़े बड़े हो गए हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, ना बाहर देख रहा हूँ ना अंदर देख रहा हूँ, बस पढ़े जा रहा हूँ। भाई ऐसा बहुत जल्दी फट जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी बीच में लेते रहो, जिससे कि आपको मोटिवेशन आता रहे, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जैसे कि मैं क्या करता था, मैं नीचे कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ, अपने स्टडी रूम में हूँ, और फिर हो गया कोई 2 ढाई घंटा पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा लगा कि यार अब ब्रेक लेना चाहिए। तो मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी मेरा एनसीईआरटी का वो है फोल्डर है, जो भी कुछ है मेरे पास हाथ में, मैं ऊपर छत पर लेकर चला गया, और ऊपर भी शांति रहती थी। छत पे अपना लेकर अपना ऐसे उसको घूम घूम के ऐसे पढ़ रहा हूँ, घूम घूम के। तो इससे क्या है, बड़ा मजा आता है जब एकदम से इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो फिर अपने को लगता है कि यार चलो ठीक है, एक एक चीज से बोर नहीं हुए, अब दूसरी में आ गए, फिर दूसरी बोर हुई, तीसरी में आ गए। इस तरीके से आपका जो स्टडी रूम है वो भी शिफ्ट होता रहता है, और आपके दिमाग को नई नई चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है। और ये अनप्लान्ड स्टडी सेशन से बचना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि यार आज तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, आज फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, आज मैथ्स पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई, मेरे वीक वाइज स्टडी प्लान में आज है फ्राइडे या सैटरडे, तो आज मुझे क्या पढ़ना है वही पढ़ना। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर ध्यान रखना कि भाई किस तरीके से राइटिंग करना है आंसर का बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सैंपल पेपर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सैंपल पेपर अब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। बहुत जगह स्कूलों के अंदर सिलेबस जो है खत्म की तरफ होगा, बहुत तेजी से सिलेबस जा रहा होगा, या कुछ स्कूलों में तो खत्म भी हो चुका होगा, रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि प्री बोर्ड आने वाले हैं। प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 इस तरीके से आते हैं, तो प्री बोर्ड के लिए भी सैंपल पेपर्स आपके पास होने चाहिए। सैंपल पेपर्स में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं, और ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आंसर से मिलाकर देखना, जो एक्चुअल आंसर दिए होंगे सैंपल पेपर में बाद में दिए होते हैं, पहले मत देख लेना, बाद में ही देखना। और फिर देख लेना कि भाई आपका आंसर को आप खुद कितने नंबर दे सकते हो। 5 में से 5 तो बिल्कुल भी मत देना, बहुत अच्छा लिखा तब भी 4 नंबर ही देना। और फिर उनको काउंट करना कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है। डोंट राइट द लॉन्ग पैराग्राफ। मैंने ये बोला कि लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश करो 3 पॉइंटर में खत्म करो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कोशिश करो 4 पॉइंटर में खत्म करो, या 3 पॉइंटर में, और एक फिगर या फिर जो भी डायग्राम उसके साथ चाहिए, या जो भी एक्सप्रेशन उसके साथ चाहिए, ये जरूर कोशिश करना। भाई बॉक्स में, प्रॉपर बॉक्स में अलाइन करना चीजों को। मैं तो ऐसे लिखता था कि यार अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप देखोगे मेरे इक्वल्स के अलाइनमेंट भी एक ही जगह आ रहे हैं। तो ये कुछ आंसर राइटिंग की टेक्निक्स होती हैं। इक्वल के नीचे इक्वल है, कहीं अगर इंप्लाइज आना है तो इंप्लाइज आ रहा है, बुक के अंदर दिया गया है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से कोई ऐसे बनाता है ना सिंस का निशान, हैंस प्रूव्ड। कोई अगर दिखाना है कि x की वैल्यू प्रूव करो कि प्लस माइनस 3 है, या फिर प्लस या माइनस 3, हैंस प्रूव करके। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग अच्छे से सीखनी है। ठीक है। इसके बाद जनरल टाइम मैनेजमेंट टिप्स। देखो ये जरूर करना कि आप अपना डेली और वीकली जो टाइम टेबल है, पहले वीकली बना ले, फिर उसको डेली में कन्वर्ट करें।
और डेली में ये जरूर देखें कि भाई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मैं इतना समय दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम को इतना दे रहा हूँ। अब ये समय की बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम मत सोच लेना, या फिर बहुत कम कॉम्पिटेटिव एग्जाम मत सोचना, थोड़ा सा बैलेंस करना इन चीजों को। और ये जरूर करना कि भाई फालतू के टॉपिक्स या ये जो मैंने बताया, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन कि यार आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, पता नहीं बीत जाएंगे बरसों, है ना? फिर आ जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो ये जरूर जरूर ध्यान रखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ही बीत जाते हैं बरसों। तो ये एक बात है, ठीक है। और इसके बाद गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और टॉपिक पर मुझसे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इफ यू गाइस हैव एनी सीयूटी यूजी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।